टीना की इस ऑफलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और शायद आज और एक दिन और आपको हमें झेलना है ना। मैथमेटिक्स में एक जोक कहा जाता है कि एक बच्चा था, वो अपने मैथ्स के सर को फ़ोन किया तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया और कहा कि बेटा तुम्हें नहीं पता, कोरोना काल में तुम्हारे सर चल बसे। बेचारा कहा, दुख प्रकट किया। कुछ दिन बाद फिर उसने फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो गया। तीसरी बार फिर फ़ोन किया तो मैम को कुछ आवाज़, क्या बेटा तुम क्यों बार बार फ़ोन करते हो, लग रहा 2 बार तुम और फ़ोन कर चुके हो। क्या मैम सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैथमेटिक्स के टीचर ऐसे होते हैं कि सामने देख करके बच्चा परेशान भी हो जाता है, ऐसे खड़ूस भी होते हैं। तो उनके खड़ूस होने का कारण है उनकी विषय, वो बहुत आनंदकारी या तो अपनी विषय नहीं बना पाते हैं। मैथमेटिक्स अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही आनंद आता है, और न समझ में आए तो वाकई बहुत कठिन विषय तो है ना। और उसमें भी सबसे कठिन टॉपिक चल रहा है, यह है आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट अस स्टार्ट। उस दिन हम आपको जहाँ छोड़े थे वहीं से थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछते हुए कि कुछ याद भी रहता है या सब कुछ यहाँ से जाने के बाद भूल जाता है। अभी सर्वेश जी ने बताया कि यहाँ 650 लोग होने चाहिए। हाँ, और कितने लोग आ रहे हैं ये ज़रा सा आप देख लें, है ना। और ये सभी यूपीएससी के ही एस्पिरेंट्स हैं। तो थोड़ा सा अन्य लोगों को भी मन बनाना चाहिए, क्योंकि केवल हम लोग आएँ, पढ़ाएं, घंटे के हिसाब से मिल जाए और चले जाएं, अच्छा नहीं लगता है। जहाँ भी आएँ, जो भी करें, पूरे तन्मयता के साथ करें। सामने बैठे हुए सीटें खाली ना हों, तब तो मज़ा है। आइए। हाँ बिल्कुल, गुड। ये परसेंट कहाँ पहुँच गई अचानक? कुछ नहीं बेटा, 22 का 2 में गुणा करो, 22 दूना 44 में 1 जोड़िए, 45/2। प्रतिशत जहाँ भी हटाएंगी वहाँ 100 से भाग होगा, बस सॉल्व हो जाएगा। क्या बचा? 5 से काट दो, 5 9 45, 5 दूना 10, ये 9/40 हुआ। कहीं भी 22.5% निकालना हो आप 9/40 से गुणा कर देना। कहीं भी 25% निकालना हो 1/4 से गुणा कर दो, 20% निकालना हो 1/5 से गुणा कर दो, 10% निकालना है 1/10 से गुणा करो। ठीक, चलिए, कम से कम पूछा तो कुछ। सवाल है आपका, हम आपको यहाँ छोड़े थे कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके ये सवाल मैं बता चुका हूं, फिर भी पूछ रहा हूं, 50 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? By using digits from 0 to 9, how many natural numbers of 50 digits can be formed? जल्दी बताइए, देखें हम, ऐसा ना हो सरियान है ना। हाँ, क्या बात है, चल नहीं रहा है। हाँ चल रहा है। कोई आप में से बड़ा लिखिए प्लीज। ठीक, अरे सुनाई तो दे रहा होगा सबको।
गुड। सवाल है कि बाय यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 हाउ मेनी 50 डिजिट नेचुरल नंबर्स कैन फॉर्म। कौन बताएगा? यस, 49। और कोई? क्लास परसों हुई थी ना, एक दिन के गैप में सब उड़ गया। प्यारे बच्चों, याद हो हमने बताया था एक अंक की कुल प्राकृतिक संख्या 9, 2 अंक की 90, बताया था 9 गुणे 10 की घात 1, 3 अंक की 900, बताया था 9 गुणे 10 की घात 2। जैसे है ना, अर्जुन ने जब अंतिम में बताना शुरू किया उसी समय नींद आ गई। किसको? अभिमन्यु की माँ को। ठीक वही जिस समय हम बता रहे थे उसी समय लाइट कट गई थी। तो ऐसा थोड़ा ना था दिमाग की भी लाइट चली गई, इसलिए ये नहीं आया। याद आ रहा है अब कुछ? जब हमने 4 अंक कहा था तो क्या आया था? 9 गुणे 10 की घात 3। कहा था जितने अंक यहाँ घात उतनी कम। तो जब 50 अंक होंगे तो क्या होगा? 9 गुणे 10 की घात 49। इतनी जल्दी भूल गए? ठीक। या अगर हम कहते, यही सवाल ऐसे बदल जाएगा कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके किसी ब्रीफ केस का 3 अंकों का कोड कुल कितने भिन्न तरीके से बनाया जा सकता है? ब्रीफ केस का 3 अंकों का, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके किसी ब्रीफ केस का 3 अंकों का लॉक कोड कितने भिन्न तरीकों से बनाया जा सकता है? अब बताएं। 900। अब गलत हो गया। 3 अंकों का यहां जब बनेगा तो ध्यान रखिए 000 का भी मैंने कहा था लॉक कोड बनता है, तो सभी 10 अंकों का प्रयोग होगा। 10 गुणे 10 गुणे 10 कितने हो गए? 1000। ठीक। जब प्राकृतिक संख्या होगी तब यहां 9 प्रयोग किया जाएगा, और प्राकृतिक संख्या न लिखा जाए, कितने लॉक कोड हो, हमेशा यहां 011 का भी कोड हो सकता है, 002 का भी कोड हो सकता है। ठीक है, तो लॉक कोड में इसका ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर्स नहीं, सभी 10 के 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। प्रीति समझ में आ रहा है बेटा? पहले दिन दिखी हो क्लास में? गुड। हाँ, तभी तो हमने कहा कि नहीं दिखी। आ रही होती तब तो दिखी होती। बैठिए, जरा मेहनत करिए और अच्छे से आगे देखिएगा। परमुटेशन में ही बस अब लास्ट चल रहा है। अगर कोई भी रिपीट हो जाए खुद शब्द, जैसे ये शब्द आप में पूछा हुआ है, देखिएगा मैथमेटिक्स, MATHEMATICS शब्द है ना। पूछा जाए मैथमेटिक्स के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अर्थपूर्ण शब्द नहीं रहेगा। बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन फॉर्म। कितने कुल शब्द बनाए जा सकते हैं? तब देखिए आप कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 को अरेंज करते तो कितनी विधियां होती? फैक्टोरियल 11। लेकिन कौन रिपीट हुआ? m कितनी बार आया? अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू t कितनी बार आया? 2 बार। फैक्टोरियल 2 इंटू a 2 बार आया फैक्टोरियल 2। इससे भाग हो जाएगी, जो रिपीट होंगे उतने से भाग। ठीक है। अगर हम कहते रूपम ROOPAM, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, या 2 फैक्टोरियल भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, लग जाएगा। जो रिपीट होगा उतने से हम क्या करेंगे? डिवाइड, जितने टाइम्स हो जाए।
ठीक है। अगर हम कहते शब्द नॉमिनेशन, नॉमिनेशन इनके शब्दों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल बटे n कितनी बार आया? 3 फैक्टोरियल 3 और कोई रिपीट हुआ? o फैक्टोरियल 2 और कोई रिपीट हुआ? i फैक्टोरियल 2। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ये रिपीटेशंस हैं, जब रिपीटेशंस हो जाएं तो जितने का होगा उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। होता है कि p अक्षरों को लेकर के तो होता है फैक्टोरियल p, जो रिपीट होंगे जितनी बार फैक्टोरियल m गुणे फैक्टोरियल n गुणे फैक्टोरियल r जो भी हो उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपसे ही देखते हैं, कुछ याद रहा। शब्द है कैप्चर, CAPTUR है। ठीक। शब्द कैप्चर के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि वावेल्स कभी एक साथ ना आए? By using letters of word capture, how many words can be formed if no vowel come together? Yes, 7 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट हुआ है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ ना, कोई रिपीट हुआ? जब रिपीट नहीं हुआ तो भाग देने की तो बात ही नहीं थी, है ना। तो अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, नो रिस्ट्रिक्शन, तो हमारे पास कितना होता? फैक्टोरियल 7। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन आ गया कि वावेल साथ ना आए, तो पहले वावेल साथ आए उनका बना लीजिए। वावेल के कौन कौन है? ए यू और, इनको एक मान लेंगे। बचे कौन? सी पी टी आर, यही तो बचे। इनको देखिए 1 2 3 4 5, इनसे कुल कितने शब्द बनते? फैक्टोरियल 5 होता। गुणे ये आपस में बदले जा सकते हैं कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3। इसमें से इसको घटा दीजिए, आपकी कंडीशन आ गई फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल। जब साथ साथ आए तो ये कंडीशन है, जब साथ साथ ना आए तो पूरे में से इनको क्या करें? घटा दें। ठीक। ऐसा सवाल हम नहीं बताए थे, इसलिए आपसे पूछे, नोट कर लें। सर मैं आ सकता हूं, बहेड़ी का हूं। बिल्कुल आइए लेकिन यहां रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। एक नहीं 2 कराते हैं बेटा, क्यों एक ही कराएं? लिखो शब्द वावेल, VOWEL, शब्द वावेल के अक्षरों का प्रयोग करके, VOWEL के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि कॉन्सोनेंट्स एक साथ ना आए? इसमें कितने हैं? देखिए खुद देखिए, कॉन्सोनेंट साथ नहीं आए हैं। वावेल लिखने में देखिए खुद कोई कॉन्सोनेंट साथ नहीं आया है। तब हम क्या करेंगे? इस कॉन्सोनेंट को पहले साथ कर लीजिए। यहां कौन बचा? ओई। कुल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 2 फैक्टोरियल 3 गुणे, ये कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 3।
आ गया समझ में? नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, ओके। अगर हम इसी को कहते कि शब्द कॉन्सोनेंट, या अभी चूंकि उसमें भाग देना पड़ेगा, यही शब्द अगर रहता वावेल, हम जिससे पूछें वो बताए वावेल के शब्दों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि इसके वावेल्स कभी एक साथ ना आए। इट्स वावेल डज नॉट कम टुगेदर। फैक्टोरियल 5 माइनस, हाँ गुड़े फैक्टोरियल 2। सही है भाई, सही है। देख लें, कॉन्सोनेंट तो दो ही, वावेल तो दो ही हैं, ओ और ई, बचा वी डब्ल्यू एल, इन्हें एक लिया गया तो 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 बिल्कुल सही कहा। ये दो आपस में अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 2 तरीके से घटा दिया, ठीक ना। कहीं सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120, फैक्टोरियल 4 4 3 12 दूना 24 दूना 48 हो जाएगा, घटा दीजिएगा 120 माइनस 48, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये एक छूट गया था इसलिए हमने सोचा कि आपको इनको भी बता दें। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो कहीं हो तो बता दे। नहीं नहीं ना, गुड। अब आगे चलिए, इसमें लिखिएगा यदि, नियम लिख लें, यदि किसी समूह में इफ इन ए ग्रुप देयर आर n फ्लावर्स, किसी समूह में कुल n फूल हैं, n फूल हैं, ठीक है, और उनसे एक माला बनाई जानी है, और उनसे एक माला बनाई जानी है। तो ध्यान रखिए, जब हम माला बनाते हैं तो वो सर्कुलर के रूप में हो जाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें कुल माला बनाने की विधियां कितनी होंगी, फैक्ट लिखिए, तो माला बनाने की कुल विधियां बराबर फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1। ब्रैकेट में, नोट में लिख, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जब दोनों सिरे से दोनों सिरों से अंतर न किया जा सके, जैसे सभी एक ही फूल हो, गुलाब के ही फूल से करें आप, तो ऐसे ही सर्कुलर अगर अरेंजमेंट है, वृत्ताकार रूप में बैठे, नियम लिख लें अगला, यदि n व्यक्ति वृत्ताकार रूप में बैठे, इफ n persons are sitting in a circular order, यदि n व्यक्ति वृत्ताकार रूप में बैठे तो उनके कुल बैठने की विधियां देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। अब आप कहेंगे कि सर ये फैक्टोरियल n-1 क्यों जा रहा है, ये पूरे का है। जैसे मान लीजिए, देखिए आप, ये वृत्ताकार रूप में हम ऐसे बैठा दे रहे हैं, और आपको अभी कहा दे गिनने को, आप वहां से नहीं गिन पाएंगे, ठीक, दूर रहने पर। यहां जब नजदीक भी रहते हैं तो आप एक को कांस्टेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी तो गिनेंगे। यह एक जो कांस्टेंट किया जाता है, इसलिए यह क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n-1 हो जाता है। एक को स्थिर रखना पड़ेगा, किसी एक को, तब आप यहां से गिन पाएंगे
इसको स्थिर कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और खुद यह एक क्या है 16। तो इनको कितने प्रकार से अरेंज किया जाता? फैक्टोरियल 15 तरीके, 16 माइनस 1। ठीक है, ज़्यादा जब होता है तो जो विकल्प आता है वो फैक्टोरियल में ही रहता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम इतने बड़े फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, सारे फैक्टोरियल्स याद करने पड़ेंगे? नहीं, कभी इतना बड़ा सवाल इस तरह से नहीं आता है। मैथमेटिक्स वाला ये आया था, लिख करके बाकायदे आया था फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 का क्यूब, ये ऑप्शन ऐसे ही होगा। ठीक है, केवल वह विधि आपको आती है या नहीं ये जानने की वहाँ ज़रूरत होती है। ऑप्शन था फैक्टोरियल 11, दूसरा था फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 का क्यूब था, फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 2 का क्यूब था। अपने आप कंफ्यूज हो जाता है बंदा। समझ में आ गया ये? ठीक, तो ये केवल और केवल इतनी बातों पर चलता है। हम कह दें कि किसी भी वृत्ताकार रूप में 10 व्यक्तियों को बैठाना है, कुल कितने भिन्न तरीके से बैठेंगे? सीधे आंसर मारिए, क्या? फैक्टोरियल 9। क्लियर? अब आ जाइए जो आज का विशेष टॉपिक रहा वह है कॉम्बिनेशन। या संचय। अगली जो क्लास लगेगी उस क्लास में आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आपसे डिस्कस करेंगे पेपर को। ठीक है, तो जो लोग अभ्युदय ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ पहुंच जाएगी, वो अपनी पीडीएफ वहां से देखेंगे ऑनलाइन, और जो लोग यहाँ हैं उनको हम आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो मोबाइल ज़रूर लाइएगा जिससे कि हमारा वर्क पेपरलेस हो सके। ठीक ना? तो वह बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी कि नहीं, हमने जो पढ़ा वो सही दिशा में पढ़ा। आपको एक प्रपत्र आया होगा व्हाट्सएप पे हम लोगों का फीडबैक देने के लिए। ठीक है, तो जैसा भी लगा हो एकदम ईमानदारी पूर्वक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स और हिंदी अन्य विषयों के आए हैं, उनको फीडबैक उनके लिखिए आप लोग। आइए, संचय क्या है कोई बताए? कॉम्बिनेशन को हमने बताया था अ वे ऑफ अरेंजमेंट, व्यवस्थीकरण है ना, क्रम बदलने का महत्व होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या है कोई बताए? व्हाट इज कॉम्बिनेशन? संचय क्या है? हाँ, अरे ऐसा बोलो थोड़ा हम सुन लें। नहीं नहीं नहीं, बारंबारता वगैरह नहीं है। और कोई? इसमें कितने लोग हैं जो इंटर पास हैं, मतलब साइंस ग्रुप से मैथमेटिक्स? फिर कहाँ ऐसा शांत रहते हैं? गणित वाले अगर शांत रहते हैं तो बड़ा दुख होता है। आप लोग पढ़ के आए हैं, ये सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर तुरंत पास करके आए होते तो थोड़ा हम भी संकोच करते कि प्रमोट होके आए हैं, है ना। लेकिन जो डायरेक्ट आईएएस बने हैं, परीक्षा दे के बने हैं, वो तो भाई कुछ अपना यहाँ दिखाएं, वो ऊर्जा दिखनी चाहिए। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ वे ऑफ सिलेक्शन, बस इतना सा अंतर है। अ वे ऑफ अरेंजमेंट क्या हुआ? परमुटेशन। वे ऑफ सिलेक्शन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिलेक्शन हिंदी क्या कहेंगे? चयन। ठीक है, मैंने कहा जैसे बताया था आपको उदाहरण कि ये 3 लोग हैं ए बी सी। अब हम कह दें ए बी सी में से 2 व्यक्तियों को लेकर कुल कितने समूह बनाए जा सकते हैं? तो समूह बनाएंगे, क्या बनेगा? एक बनेगा ए बी, दूसरा और तीसरा सी। अब ये नहीं कहेंगे नहीं सर हम बी ए बना देंगे, बनाएंगे नहीं। यहां आप नहीं कह सकते एक सी बी बनेगा। ए बी का मित्र है तो हो गया बी ए का मित्र है, सिलेक्शन हो गया। बी सी का मित्र है तो हो गया सी बी का मित्र है। ओके, ऐसे ही सिलेक्शन में आप सोचिए जरा सा, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर क्लास में कुल 25 लोग बैठे हैं और सभी ने एक दूसरे से शेक हैंड किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा या नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा?
वे जॉब सिलेक्शन होगा? ये सिलेक्शन हुआ या अरेंजमेंट हुआ? क्या हुआ? ये सिलेक्शन होंगे। ए बी से मिलाया हाथ, मान लिया गया बी ने ए से हाथ मिला लिया, ठीक है। तो अगर n लोग बैठे हैं तो कितने से हाथ मिलाएंगे? 25 लोग बैठे हैं तो कितने से हाथ मिलाएंगे? 24 से, और बटे क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो n इंटू एन माइनस 1/2। अगर आप उठा के अपना पिछला पेपर देखें सी सेट का, आया हुआ सवाल। अभी मैं उस नियम को बता नहीं रहा हूं, लेकिन अगर यही हम आपसे पूछें, पहले हम पृष्ठभूमि आपके सिलेक्शन की बना रहे हैं। अगर आपसे पूछें कि इस क्लास में 25 लोग हैं और प्रत्येक ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, ईच वन गिफ्टेड टू अदर, तो कुल कितने गिफ्ट बांटे जाएंगे? 300। कैसे आया? क्यों? अगर ए ने बी को गिफ्ट दिया, क्या बी ए को गिफ्ट नहीं देगा? कहेगा समझ लो हो गया, यहां देना पड़ेगा, ये हाथ मिलाई नहीं है। नहीं, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1। अपने को गिफ्ट नहीं देंगे। 25 लोगों के लिए कितना गिफ्ट खरीद के लाएंगे? 24, ठीक ना। एक दूसरे को आपस में बांटेंगे, आपको अपने आप मिल जाएगा 24, है ना। आपने सबको दिया, सबने आपको दिया, तो यहां बटे 2 नहीं होगा। ए बी को गिफ्ट देगा, बी ए को गिफ्ट देगा, बी सी को देगा तो सी भी रिटर्न में बी को देगा। क्लियर? तो हाथ मिलाने में और इनमें दोनों में अंतर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक, अभी नियम दिखाते हैं आपको, पहले समझिए और कुछ। यही एक सवाल आता है, पहले एनसीआर समझ लें क्या है। एन वस्तुओं में से आर को एक साथ लेकर बनने वाले कुल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस दैट्स इक्वल टू होता है एनसीआर, और एनसीआर को लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर गुणे फैक्टोरियल एन माइनस आर। जब हमने एनपीआर बताया था तो ये एनपीआर था, याद है? इसको हम लिख सकते हैं एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? गुड। तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर, एनसीआर बराबर क्या हो गया? एनपीआर। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक? ठीक है। अब मैं आपसे बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं और आप बताइएगा, उसी हिसाब से हम लेकर चलें। जैसे सवाल आता है कि एक प्लेन में, तल में, प्लेन माने तल यहां है, हवाई जहाज नहीं है। एक तल में कुल 10 बिंदु हैं। एक तल में कुल 10 बिंदु हैं। पहला सवाल मैं जो दे रहा हूं वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का दे रहा हूं, और दूसरा जो दूंगा वो आपका सी सेट का होगा। एक तल में कुल 10 बिंदु हैं, इनसे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? There are 10 points in a plane. How many lines can be drawn from it? इनसे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी? 9। और कोई ऑनलाइन वालों? 10C2 फैक्टोरियल 9। गुड। रोहित रत्नाम कुछ ये लिख रहे हैं, देयर इज नो टाइम टेबल। सुरेश कुमार जी, सर इनका जरा आंसर लिख दीजिएगा, है ना, कि हमेशा अभ्युदय का अपना एक टाइम टेबल रहा है और उस टाइम टेबल के अनुसार ही क्लास चलती है। क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है अभ्युदय यूपी में, और यूपी के बरेली में आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए आप तक टाइम टेबल नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ संडे को टाइम टेबल जारी हो जाता है कि किस टीचर का क्या है, विशेष परिस्थितियों में वह टाइम टेबल चेंज होता है। ठीक है, कोई भी इतना बड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है वो बिना टाइम टेबल के नहीं चल रहा होता है। इसलिए जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि ये बात आपका कहना कि नहीं हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, ये गलत है। ठीक,
पूरे यूपी में सबसे बेहतरीन इस प्रदर्शन जो है वह चाहे व्यूज के मामले में हो, चाहे पढ़ाई के मामले हो, यह हमें कहते हुए गर्व होता है कि हमारा बरेली मंडल है। ठीक, आइए तो अब बच्चों देखिएगा, आप हमने कहा कि 10 बिंदु किसी तल में हैं, उनसे कुल कितने रेखाएं खींची जा सकती। यहां पर अगर आप देखेंगे कौन डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन वही अगर यह शब्द कह दिया जाए कि एक तल में 10 बिंदु हैं जो संरेख नहीं हैं, which are not collinear, then how many lines can be drawn? तब आप देखिए, जब हमारे पास 2 बिंदु हो जाएं तो हम एक रेखा उनसे मिलाकर खींच सकते हैं, है कि नहीं। हमारे पास केवल 2 बिंदु हो जाएं, देखिए एक रेखा बन गई ना, ठीक है। तो कितने बिंदुओं की मिनिमम जरूरत होती है, 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। अब सवाल बदल गया, सी सेट का आ गया कि एक तल में कुल 10 बिंदु हैं जो संरेख नहीं हैं, उनसे कुल कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं। आंख बंद करके बोलिए क्या, 10C2 हो गया, 10C2। अब आप देखिए इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे लिखे 10 गुणे 9, लिखा 2 है ना यहाँ, तो 2 पद तक लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बटे फैक्टोरियल 2, 2 1 कम 2, 2 पचे 9 पचे 45। सूत्र से लगाइए, क्या लिखते, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल r गुणे फैक्टोरियल n माइनस r, 10 में से 2 घट गया 8। इसको सॉल्व करते 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8, 2 का 2 फैक्टोरियल 8, ये बेचारे कट जाते, 2 पचे 9 पचे 45। क्या कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उतना ज़्यादा सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, एकदम शांत हो गई। हाँ तो बताओ ना, हम तो ललाट देख करके, चेहरा देख के बता देते हैं कि कौन किसको आ रहा है समझ में, किसको नहीं आ रहा है। ठीक, फिर से देख लो बेटा, ये आपकी रिवीजन आपके लिए कर रहा हूं। देखो 10 बिंदु हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये कोई संरेख नहीं है ना, सीधी एक ही रेखा में कई नहीं है, ठीक है। इनसे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो एक ये खींची गई, ये भी खींची गई, यहाँ से ये भी खींची गई, होती कि नहीं, ये भी खींची जाती, यहाँ से खुद एक रेखा खींची जाती, यहाँ से ये एक रेखा खींची जाती, यहाँ से खुद ये रेखा खींची जाती, यह एक बिंदु था इससे ये मिला के, तो ये सब रेखाएं कितनी खींची गई ये पूछ रहा है, ठीक है। 10 बिंदु हैं, कितनी खींची जाएंगी, 10C2, ठीक है। 15 बिंदु होते कितनी रेखाएं खींची जाती, 15C2। 20 बिंदु होते कितनी खींचती, 20C2। अगर हम कह दें कि 12 बिंदु हैं, कितनी रेखाएं खींचते, 12C2। अब कैसे सॉल्व किया गया वो मैं बताऊं। यहां 2 है तो 12 से 2 पद लिखो, 12 गुणे 11 लिख लिया, बटे ये 2 है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2, 2 से काटो 12 को 6, 11 का 6 में गुणा करें, कुल कितनी रेखाएं खींच ली, 66। समझ में आया कैलकुलेशन, गुड। इसको बताओ आप क्या लिखें, 20 गुणे 19 बटे 2, 2 दहा में 19 दहा में 190 रेखाएं खींची गई। समझ गया बेटा। यहाँ क्या लिखें, 10 गुणे 9 बटे 2, 2 पचे 10, 9 पचे 45। आ गया। आप बताओ तो केवल कि हमारे समझ में नहीं आया। मैं 10 उदाहरण दूंगा, क्लास में पत्थर भी बैठा होगा तो उसे गणित समझ में आएगी, बाद में भले चला जाए कह दे नहीं आ पाए, अब घर जाने पर नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ बैठेंगे जरूर आएगा। यस क्या, हाँ हाँ बिल्कुल कर दीजिए, ठीक। लेकिन हम एक क्यों सिद्धांत किए उसका एक कारण है। अब यही सवाल चेंज हो रहा है और कहा 10 बिंदु जो संरेख नहीं हैं उनसे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिससे कि एक ही जैसे लगे, है ना। 10 points which are not collinear, taking that how many triangles can be formed।
कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? त्रिभुज के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है? 3 की ना। तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 10C3 हो गया। 10C3। कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? 10C4। कितने पंचभुज बनेंगे? 10C5 हो गया। कितने हेक्सागोनल बनेंगे? 10C6 बन गए। आ गया, गुड। इसको सॉल्व करना है। देखिए यहां 3 है ना, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे क्या लिखे? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 नहीं लिख रहा हूं। 3 तियां 2 चौको 4 तियां 12 दाह में 120 त्रिभुज बन गए। ठीक बेटा। यहां पर है 10C4 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे बटे फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 दूना 8 3 तियां 9 2 से 2 7 तियां 21 दाह में लग गया। एक ऑर्डर बन गया कि नहीं बन गया? सबके समझ में आया? गुड। अब सवाल हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, क्योंकि आपसे हमने कहा कि ये संरेख, कोई भी बिंदु इनमें संरेख नहीं है, लेकिन हमने कहा कि देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन इन विच 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। कितने बिंदु थे? कितने बिंदु थे? 15। कितने बिंदु हैं? 15। इसमें 6 क्या है? संरेख, कोलिनियर। देन हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। एक तल में कुल 15 बिंदु हैं, जिनमें से 6 क्या हैं? संरेख हैं। इनसे कुल कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं? सवाल बदल गया। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब देखो, जो बिंदु संरेख हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, इनसे ना एक ही रेखा आप खींच पाएंगे, एक ही रेखा खींच पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि यहां जो और हैं, इनसे यह काम हो जाएगा, ये होंगे काम, ठीक ना। लेकिन यह आपस में एक रेखा खींचेंगे तो कैसे बनेगा जरा देखिएगा। पहले 15 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो कितने बनते? 15C2 बनते। ये 6 अगर संरेख नहीं होते तो कितने बनते? 6C2, ठीक है। लेकिन संरेख हो गए तो कितने बनेंगे? 15C2 माइनस 6C2, लेकिन प्लस 1, क्योंकि इन 6 से एक रेखा खींची जा सकती है। ऐसे मत कर दीजिएगा कि सर 15 में से 6 घट गया, 9C2 हो गया, ऐसा मत करिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आई बात? आई? जो संरेख हैं उनका वैसे ही घटा देना है और प्लस 1 करना है। तो यहां से कितना हो गया? 15 गुणे 14 बटे 2। यहां कितना हो गया? 6 गुणे 5 बटे 2 प्लस 1। 2 से काटिए 7, 2 से काटिए 3, 15 सत्ते, गुड। और 5 तियां प्लस 1, घटा के कितना आया? 95 आया कि 90 आया? 5 में से 5 घट गया 0, 10 में से 1 घट गया 9 प्लस 1। कितनी लाइंस ड्रॉन की जा चुकी? 91। देखिए इधर कुछ लोग बताए हैं उत्तर। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बहुत ही सही चल रहे हैं। 91, काफ़ी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, गुड, थैंक यू वेरी मच। बच्चों लगे रहो। हाँ, समझ में आ गया। लेकिन यही सवाल हम बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 बिंदु में से 6 बिंदु संरेख हैं, बताइए इनसे कुल कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। इनसे कुल कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? सवाल तो समझ गए। 15 बिंदु, एक तल में 15 बिंदु हैं जिनमें 6 संरेख हैं, इनको लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? हाँ
अरे कहाँ है 15C2 प्लस कर दिए, क्यों? हम त्रिभुज बना रहे हैं तो क्यों हम उसको रेखा घटा रहे हैं? उसके घटाने का कोई औचित्य तो रहा नहीं, त्रिभुज से त्रिभुज बन नहीं, सीधे 15C3 इतने बनते माइनस 6C3, बस यहाँ +1 नहीं होगा। क्यों? ये सररेख है ना, इनसे कोई त्रिभुज आप नहीं बना पाएंगे। रेखा तो एक बना सकते हैं लेकिन इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अभी दिल्ली एसएसबी का एक था, उसमें पूछा गया था कि एक तल जिसमें कुल 8 पॉइंट हैं जो संरेख हैं, उनसे बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या होगी, शून्य हो गई। लेकिन फिर भी लोग मार के आए, बुद्धिमान बने जो। ठीक है, 8 संरेख है तो लिख दिया 8C3, विकल्प तो मिलेगा ही, जो आप सोचेंगे सब विकल्प मिलता है। ठीक, और हमारे बच्चे अभ्युदय वाले सही करके आ रहे हैं। तो 15C3 माइनस 6C3, समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक, तो यह हो जाता 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 लग जाएगा। गुड, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया। ये पहले सबसे आसान सवाल थे, लेकिन फिर भी यहाँ लोग गलत करते हैं। अब आइए, कॉम्बिनेशन का ही एक सवाल थोड़ा सा कठिन ले चलें आपको। ठीक, सवाल देखिए, ये है, लिखेगा, अगर हो सके तो लिख लीजिएगा। यदि किसी समूह में, इफ इन ए ग्रुप, लिख लो बेटा, वैसे भी मास्क बहुत अच्छे से लगाई हो, जब रखें तो लगाएं अच्छे से। यदि किसी समूह में P व्यक्ति एक तरह के, P फॉर पुलिस, P पर्सन्स आर अलाइक, P व्यक्ति एक तरह के, कामा, Q दूसरे एक तरह के, Q आर अदर्स अलाइक, Q दूसरे एक तरह के, और R लोग तीसरे एक तरह के हैं, एंड R पर्सन्स आर थर्ड अलाइक, तीसरे एक तरह के हैं। इनसे कुल बनने वाले समूहों की संख्या, देन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय देम, इनसे बनने वाले कुल समूहों की संख्या। ओके, देखिए कभी कभी यही ऐसे दिया जाएगा, A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर R, इनसे कुल कितने समूह बना सकते। देखिए यह A गुणे A गुणे A कितनी बार लिखते, P बार लिखते कि नहीं? तो यह A लोग कैसे हैं, ये P लोग कैसे हैं, एक तरह के हैं। ये Q लोग कैसे हैं, दूसरे एक तरह के हैं। ये R कौन है, तीसरे एक तरह के हैं। हुआ कि नहीं? जैसे कह दिया जाए, जो आप में सवाल आया था कि एक समूह में 7 लोग IMA के, 7 persons फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, 8 persons फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड 5 persons आर फ्रॉम इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, ऑल आर इन दियर ओन ड्रेसेस, जो सभी अपने अपने ड्रेसेस में थे। सबके ड्रेस अलग होते हैं तीनों के। इनसे कुल कितने समूह बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड बाय देम। तो देखिए यहाँ एक एक का भी समूह बन सकता है, ठीक है, लेकिन वही शब्द आ जाए कि किंतु प्रत्येक समूह में तीनों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। कितने समूह बनाए जा सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। तो 2 सवाल हो गए। पहला, कितने समूह बनाए जा सकते हैं, तब होगा P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1, इतने समूह बनाए जा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर होता कि प्रत्येक से एक एक व्यक्ति जरूर हो, तो 3 से कम का समूह नहीं बनेगा। ठीक है, तब कुल समूह कितने बनेंगे,
P गुणे Q गुणे R, P इंटू क्यू इंटू आर, कुछ वन जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम सवाल दिखा रहे हैं, पहले समझिए। यही सवाल दूसरे रूप में ऐसे आएगा, 5 की घात 4, 6 की घात 3 और केवल चलिए छोटा ही सवाल पहले दे रहा हूं, 5 की घात 4 गुणे 6 की घात 3 से कुल कितने गुणनखंड बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स कैन फॉर्म बाय देम। तो फैक्टर कैसे बनते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए हम पूछते हैं कि 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं, है ना? 24 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, गुड 24 कटेगा ना? कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड हो गए। तो भैया ये तो छोटा सा सवाल था, तब तो आप गिन लिए 8 गुणनखंड हो गए। अगर सवाल बड़ा हो जाए तब, अभी हम कह दें 105 में कितने गुणनखंड हैं, तो पता लगा सर हमको इतने पहाड़े नहीं याद हैं, है ना? 375 में पूछ दें, यहाँ तो पता नहीं कितने हैं जिनको 19 का पहाड़े नहीं याद होगा, 19 तक का। फिर से समझिए, कुछ नहीं करना था। 24 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 8 हुआ, गुणे 3, 3 की घात 1 हो गया। इसका मतलब 3 लोग एक जैसे हैं, ये एक बेचारा अकेला एक जैसा है? कितने गुणनखंड बने? n बराबर p प्लस 1, 3 और 1 गुणे q प्लस 1, 1 और 1 2, 4 दूना, कुल कितने गुणनखंड हुए गिन लो। 8 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? लेकिन ध्यान रखिए, इसमें एक और स्वयं भी सम्मिलित है, एक और स्वयं भी सम्मिलित है। 1 and itself is also added। ओके, अब यहां हमने कहा कि इसमें कुल कितने गुणनखंड हैं, अब बताओ। कितने हो गए? 20। आपने किया 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 5 चौक को 20 हुआ ना? लेकिन ये गलत है। कैसे होगा ध्यान रखिए आप। इसको लिखेंगे 5 की घात 4, इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 3। ध्यान रखिए, हियर ए बी सी क्या है? सह अभाज्य हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। या सीधे कह दे ए बी सी ऑल आर प्राइम, सभी क्या हो? अभाज्य संख्याएं हो। ठीक, इसीलिए हम सोचे कि पहले आपसे गलत करवा लें तब बताएं, ठीक ना? तो 5 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। अब देखिए सभी अलग अलग हो गए ना? अब कितने समूह बनते? 4 और 1, 3 और 1 और ये 3 और 1 4, 5 चौक को 20 चौक को 80, कुल कितने समूह बन गए? 80। समझ में आया? नहीं आया? किनको नहीं आया? गुड। ये नहीं, ये 2 है और ये 3 है, दोनों सहभाज्य हैं। हाँ, ये जो 2 है ना, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 लोग ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, और यह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे प्रकार का है। यहां देखिए जो 6 है ना, 6 डिविजिबल है, प्राइम नहीं है, इसलिए 6 को आपको नहीं चल रहा है। गया? ये सर वो कर रहा है ना, यहाँ तो बोलते समय ऐसा ध्यान नहीं जाता। ठीक है, कुछ समझ में आया? देखिए ये संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13 15 17 19, ये 17 19, ये सब क्या है?
दीज आर प्राइम नंबर्स। यहां पर ये हमने बताया जो ए बी सी हैं ये क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक, अब बताइए अगर हमने ऐसे लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये सभी प्राइम हैं, ये एक जैसे नहीं हैं, ये दूसरे एक जैसे नहीं हैं और ये तीसरे एक जैसे हैं, हो गए। तो हम इसको क्या लिखे, 2 की घात 3 की घात और 5 की घात 3, हो गया। 3 लोग एक जैसे हैं, ये 2 लोग दूसरे एक जैसे हैं, ये 3 लोग तीसरे एक जैसे हैं, हो गए। अब इनसे बनने वाले कुल समूहों की संख्या पूछते कितनी होगी, क्या करते, 3 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 3 12 चौक कितने हो जाते, 48। समझ में आया जी मोहतरमा, कहिए। इसमें एक जोड़ा गया 3 और 1, इस 2 में एक जोड़िए और इस 3 में एक जोड़िए, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। समझ में आ गया। अगर इसमें कहता कि इससे कुल कितने गुणनखंड बनाए जा सकते हैं यदि 1 को सम्मिलित न किया जाए, तब क्या करेंगे, इतना निकाल के -1 कर देंगे, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी केवल अकेली रही ना जिसको हमने सम्मिलित नहीं किया। ठीक है, अगर कहता जिसमें एक और स्वयं को सम्मिलित ना किया जाए तो 2 घटा देंगे। क्लियर। चलिए, तो अब इसका एक कठिनतम सवाल, सवाल यह है कि 2 की घात 3, 3 की घात 4 और 5 की घात 5, देख लिया। इससे पूछा गया नंबर 1, कुल कितने गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, टोटल हाउ मेनी फैक्टर्स कैन बी फॉर्म, कुल कितने गुणनखंड बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, कुल कितने विषम गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स कैन बी फॉर्म। नंबर 3, कुल कितने सम गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, सम गुणनखंड बनाए जा सकते हैं। 3 सवाल हो गए। अब आप कहेंगे बड़ा आसान समझाए लेकिन पूछ तो कठिन रहे। देखिए हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बता रहे हैं 120 604 हाँ, चलिए बना लें सभी लोग, फिर अपने आप को जज करिएगा कि कितने लोगों ने सही किया कितने ने गलत किया। बताएं हम। चलिए, कुल कितने गुणनखंड, देखिए ये तीनों प्राइम है ना, तीनों अभाज्य हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को तोड़ने की जरूरत है नहीं। 3 में एक जोड़िए 4, यहां तक की हमारी स्थिति है, हाँ है। तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 पचे 20 छक्का 120। ये सबको आ गया होगा, हमें भरोसा है आप पर। गुड, नहीं आया, आ गया ना। हाँ भाई, ऐसा ना हो कि हम ही को सुसाइडल अटेम्प्ट में जाना पड़े। अब आइए, कुल कितने विषम गुणनखंड बना सकते हैं। विषम संख्याएं कौन है, ये 2 है ना, इन्हीं से केवल बनेगी। तो कितना है, 4 और 1 गुणे 5 और 1 कितने बन गए, 30। आ गया ना, गुड, टैलेंटेड। चेहरे पर मुस्कान आ गई तो इसका मतलब है कि बेड़ा पार है। अब तीसरा बता दीजिए, कुल कितने सम गुणनखंड बने, 4। गुड, टैलेंटेड। और कोई, 90, ये सही है। अरे भैया, कुल गुणनखंड ये रहे, 30 विषम हैं, तो सम कितने बने, 120 - 30 कितने हो गए, 90। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सम का विषम में गुणा करने पर भी सम मिलता है। इवन मल्टीप्लाइड बाई ऑड यू विल गेट इवन। बोलिए,
ये भी इनका मदद करेंगे, ये वाले भी। 2 तियां 6, ठीक है, 2 पचे 10, समझ गए? इसलिए ये मदद करते हैं। बल्कि विषम केवल आपस में ही मैत्री करता है, सम वालों से नहीं करता है। कहता ना, हम आपके साथ जुड़े नहीं कि हम बदल जाएंगे, हमारा अपना ही कुटुंब रहने दीजिए। कोई बात नहीं। तो सम का कैसे निकालेंगे पहले? हाँ, 2 की पावर 3, बोलो बताओ जल्दी जल्दी। 90 निकालने का है एक तरीका और है, आप बता दो तब। आप अगर सम डायरेक्ट निकालना चाहें तो जो सम की पावर है वही रहने दीजिए, गुणे विषम वाले जोड़ लीजिए। 4 1 5 1 6, 3 पचे 15 छक्का 90, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक ना? ठीक, जितना छेड़ेंगे उतना ही आपको ज्यादा नियम मिलेंगे। बस आप पूछें अधिक से अधिक। अब कोई है, हम पढ़ा रहते हैं और कोई वो करके हंसता है, ऐसा लगता है कि यार हमसे ज़्यादा विद्वान लग रहा है, कोई उधर बैठा हुआ है। नहीं, हो सकता है उनको पढ़ने में आनंद आ रहा हो, इसलिए उस आनंद की अनुभूति में वो मुस्कुरा रहे हों। ये भी तो हो सकता है। हम क्यों नकारात्मक पहलू सोचें? हम तो सकारात्मक सोच रहे हैं कि इसका मतलब हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, हमेशा। नहीं तो हम तो यहीं पर वो होते होते हमेशा टेंशन में रहेंगे, अरे यार कौन खुश हुआ, कौन नाराज हो रहा है। मैं अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूँ, आपको पूरी एनर्जी से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रयास हुआ, गारंटी है कि सफलता मिलेगी। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में? गुड। चलिए, थोड़ा ही आया, बहुत है। और वो भी लड़कियों को, गर्ल्स को आ जाए जो 8वीं तक मैथ पढ़ी हैं अगर, तब तो हम विजेता हैं, है ना? और अगर इंटर तक मैथ पढ़ी हैं और समझ में आ रहा है जी, ठीक है, आगे चलें। समझ में आ गया। ये इन लोगों के, ये जो आगे बैठते हैं, इन लोगों के हाथ में होता है बेटा, ठीक है, कि क्लास मेरी होगी या नहीं होगी। आगे चले। अब तो संचय का ये था जिसमें हमने बताया, और यहीं पर अगर ये सवाल हो जाता आपका, जो IMA वाला बताया था कि 5 लोग IMA के हैं, 4 लोग इंडियन एयरफोर्स के हैं और 3 लोग नेवल एकेडमी के हैं। हम पूछते हैं कि इन सभी में से सबको कम से कम सबका एक प्रतिनिधित्व हो, कुल कितने समूह बनाए जा सकते हैं? सीधे 5 गुणे 4 गुणे 3 कर देते, +1 नहीं करेंगे। 5 चौक को 20 तियां 60 हो जाते, ठीक। अब इन्हीं में से एक सवाल आता है समिति बनाने वाला, सोसाइटी, ठीक, कैसे बनता है? ये सवाल बड़ा होता है और पहले पूछ दिया जाता था, अब तो नहीं पूछ रहा है, फिर भी हम आपको हल्का सा बता दे रहे हैं। जैसे हम कह दें कि किसी समूह में 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, ठीक, इनको मिला करके 4 ही है। चलिए, हमने पता नहीं क्यों समानता का अधिकार हो रहा है, दोनों बराबर हो गए। 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, इनसे मिलाकर कुल कितनी समितियां 5 व्यक्तियों की बनाई जा सकती हैं? 5 व्यक्तियों की कुल कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? तो देखिए, आप पहली हम समिति ऐसी बनाएं कि भाई 6 में से 5 पुरुष ले लें, 5 के 5 पुरुष ले लिए, किसी महिला का प्रतिनिधित्व ही नहीं हुआ, हो गया। ये पहली शर्त हो गई, आइदर आर होगा, इसलिए आगे प्लस। फिर क्या हुआ? इनमें से 4, तो एक यहां से हो गया, इंटू 4C1, देखिए 4 और 1 5, या 6 में से ये 3 हो और यहां से कितने हो जाएं? 2, या 6 में से ये 4 हो, कितना हो जाए? 2, और इनके कितने हो जाएं? 3, या इनसे 1 हो जाए और इनसे 4 हो जाए।
इतनी समिति बनाई जा सकती। ये सब हल करना पड़ेगा। अगर ये सवाल आ गया तो हालत खराब है ना। लेकिन आपसे क्या आएगा वो मैं अभी अब बताने जा रहा हूँ। ये हम बता दिए फिर भी कि ऐसे समितियाँ बनती हैं, कि आप ये ना कहें कि सर एक समिति का सवाल था। 2010 से पहले, सीसेट लागू होने से पहले जब जनरल स्टडीज में होता था तो ऐसे सवाल पूछ दिए जाते थे, लंबे सवाल। 4C4, यस, थैंक यू फॉर करेक्ट मी। 4C4, 4C4 का मान क्या होगा? 1, ठीक है। तो एक तो ये है। लेकिन अगर हम पूछें कि आपके पास 6 मित्र हैं, उन्हें डिनर पर कुल कितने भिन्न विधियों से बुला सकते हैं? आप अपने 6 मित्रों को डिनर पर कुल कितने भिन्न तरीकों से बुला सकते हैं? कोई बताए? ऐसा तो होगा कि नहीं सर एक को भी नहीं बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक, हो सकता है आप एक एक करके बुलाएं। तो 6 मित्रों में से एक एक करके बुलाने की विधियां क्या हुई? 6C1, 2-2 करके बुलाते 6C2, 3-3 करके बुलाते 6C3, 4 को एक साथ बुला लिए, अन्य को अलग से किए तो 6C4, 6C5 और 6C6। इतना होगा ना। यहां भी आप कहेंगे सर ये भी तो लंबा हुआ, लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं। लिख लीजिएगा, यदि n मित्रों को n फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाना हो तो कुल विधियां बराबर टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 2 की पावर n-1। डायरेक्ट 2 की पावर n-1। 1 कौन घटा? जो वो वाला कि किसी को नहीं बुलाएंगे, अकेले बैठ के खा लेंगे खुद, वो नहीं लिया जाएगा। कम से कम एक को बुलाना जरूर पड़ेगा। तो कितने थे? 6 मित्र थे ना। कितने बन गए? 2 की पावर 6-1। 2 की पावर 6 कितना हुआ? 64। 12 तो नहीं हुआ? 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 माइनस 1। कितनी विधियां हो गई? ठीक। अगर 7 होते तो 2 की घात 7 माइनस 1, 5 होते 2 की घात 5 माइनस 1। लग जाएगा? पक्का? गुड। अगला नियम, वो अब आ जाइए, हाथ मिलाने वाला भी हो जाए और वो भी लिखेगा। यदि किसी पार्टी में कुल n लोग सम्मिलित हैं, इफ n persons are participated in a party, n person participated in a party, n व्यक्ति किसी पार्टी में शिरकत करें। गुड, इधर बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सर एक ही बार में बुला के निपटा देंगे? कहाँ जी, इतना तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो कितना, मतलब जब सामने नहीं होते हैं नज़रों के ना, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, गॉट इट। 66, 63, गुड। इसमें एक बच्ची है, अच्छा है, नंदिनी यादव, बहुत अच्छा रिप्लाई करती है। और एक और है लड़का भी, राजा शर्मा। आइए, तो अगर कितने व्यक्ति शिरकत किए भाई? n व्यक्ति किसी पार्टी में आए, हो गया, और प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एंड ईच वन शेक हैंड विद अदर। लिख लो बेटा, पता लगा कि बिना हाथ मिलाए चले गए। प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, नंबर ऑफ शेक हैंड इज इक्वल टू, क्या बताया था? n-1/2। और दूसरा भी लिख लीजिए। अगला नियम, यदि किसी पार्टी में कुल n लोग आए, इफ इन ए पार्टी
टोटल n पर्सन पार्टिसिपेटेड, और प्रत्येक ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, एंड ईच वन गिफ्टेड टू अदर, प्रत्येक ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। तो कुल बांटे गए गिफ्टों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड n इंटू n माइनस वन अपॉन n। आइए, ये तो हो गया सबका, ठीक। कॉम्बिनेशन में इससे अधिक नहीं आना है, और आप उठा के थोड़ा पेपर अपने जरूर देख लेना, ठीक है। 2-3 तरह के अलग सवाल हैं, उन्हें हम इसीलिए सोच रहे हैं कि पेपर के साथ डिस्कस करें, क्योंकि आपको भी कुछ तकलीफ हो पेपर सॉल्व करने में। मैं पहले ही दिन बताया था वो सवाल, लेकिन मैं आज भी फिर भी नहीं सॉल्व किया, ठीक है। बताया था ना कि 1, 2, 3, 4 के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बनी हुई कुल संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। ये पिछले सीसाइड का सवाल अभी है, कोशिश करिएगा, तब बताएंगे हम। आइए, अब आपका अगला टॉपिक, उसमें क्या है, क्या है, प्रोबेबिलिटी। इसे क्या कहते हैं, प्रायिकता, ठीक। जानते हैं फ्रांस का वह समय, मतलब वह देश परेशान थे जहां पर कैसीनो चलते थे, कैसीनो जहां लीगल है। तो पहले क्या होता था कि केवल सिक्का उछाल करके ही होता था। तो उसमें जानते हैं कि अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वह जितने जीतने की है उतने ही हारने की है। तो कैसीनो वाले कभी कभी बेचारे हार के जाते थे, प्रॉफिट कम होता था। उस दौरान के जो गणितज्ञ थे, फर्मी वगैरह, ये पूरा भारत से चूंकि उनके रिलेशन थे, और मैं बताया ना, एक यूरोपियन, उधर आपके रोम वाले और इधर भारत, इनका जब गठजोड़ बना तो आपको इतिहास पढ़ाए सर होंगे कि पुर्तगाली आए पहले, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो जो कुछ भी साझा हुआ वो सबसे पहले क्या साझा हुआ, हमारी लिटरेचर, और फिर जो वैज्ञानिक आए वो हमारी साइंस देखे, जो गणितज्ञ आए वो हमारी मैथमेटिक्स देखे। 16वीं शताब्दी तक वह यूरोपियन जो नील था, अचानक सारे गणितज्ञ पैदा हो गए, सभी वैज्ञानिक पैदा हो गए। एक भी गणितज्ञ या वैज्ञानिक का आप नाम बता दो जो विदेशी हो और 16वीं शताब्दी के पहले का हो, नॉट ए सिंगल। अमेरिका के लोग थे जिनको गिनती का पूरा ज्ञान नहीं था। एक एक भेड़, जब भेड़ पालन वाला वहाँ सबसे बड़ा मुख्य व्यवसाय था, भेड़ बाहर जाती थी तो उतने पत्थर बाहर करते थे, भेड़ अंदर आती थी तो वो पत्थर एक एक करके सारे, जब पत्थर खत्म हो जाते थे सब मिल के चिल्लाते थे हुर्रे, है ना। आज भी कभी कभी भेड़ लोग जो लेके जाते हैं एक साथ, वो देखो बीच बीच में बोलते रहते हैं हुर्रे हुर्रे वो समझते हैं भेड़ के लिए यही शब्द ही है ना। ये रहा, लेकिन ये आए यहाँ पर, हमारे जितने वेद ग्रंथ ये सब रहे, इनको पढ़े, पूरा उनका ट्रांसलेशन किए। और ट्रांसलेशन इसलिए जल्दी उनको मिल गया क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि कोई भी विदेश से आया तो हमारा अतिथि हुआ, इसलिए हम उनको अपना ज्ञान सौंप देते थे। नहीं तो उस समय तो ज्ञान जो था वो अभिजात्य वर्ग के लिए था। अरे भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी एक थी, दूसरी तक्षशिला थी, पढ़ता कौन था, अभिजात्य वर्ग, जिसके पास उस लेवल का हो वही जाके पढ़ पाते थे, उस उच्च शिक्षा को लेते थे। बाद में ये आपके यहाँ सब यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई ना। तो अब जो हमारे यहाँ आए और किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठे जिसको संस्कृत का ज्ञान आदि था, क्योंकि सब ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे, तो कहाँ से आए हैं, अरे हम तो ब्रिटेन से आए, 7 समुद्र पार। अच्छा थोड़ा दूर बैठो, समुद्र पार करना उस समय हम लोगों के लिए पाप कहा जाता था, ठीक है। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र पार किए थे, भगवान श्री राम, ठीक है। नहीं तो कोई समुद्र पार नहीं करता था, कहते थे उधर राक्षस हैं। और फिर तो अब तो पूछना ही नहीं है, अब तो हवाई जहाज से पार कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं,
ठीक है, अब सभी अपने हो गए। जब तक ज्ञान नहीं तब तक ऐसा होता है। वे लोग जब आए, हमारे वेदों ग्रंथों का अध्ययन किया, तब उनको पता चला कि पृथ्वी वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। अचानक कापरनिकस आ गए 17वीं शताब्दी में और लिखे क्या, पृथ्वी द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ठीक है, सन इज कांस्टेंट, सन क्या है, स्थिर है। अचानक न्यूटन के नियम और केपलर स्केल आ गए। कहाँ थे इससे पहले लोग? सब एरियल वेलोसिटी और सारी वेलोसिटी तब आ गई। आप कलोल कल्पित चीजों मानिए, जो आज हम मिसाइल, नाग मिसाइल की बात करते हैं फायर एंड फारगेट के सिद्धांत पर, हम ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं फायर एंड फारगेट के सिद्धांत, उस समय शब्द भेदी बाण थे जो राजा दशरथ ने सबसे पहले चलाया श्रवण पर। बोलिए, आप कल्पना ही मानिए, लेकिन उस कल्पना को अंजाम उस समय दिया गया ना, किसी ने लिखा ना उस चीज को। वैसे वैज्ञानिक, वैसे साहित्यकार आज क्यों नहीं पैदा कर लेते हो आप? बहुत बड़े अब तो 30 मार कहाँ हो गए। एक तुलसीदास पैदा करके एक ग्रंथ ऐसे लिख के दिखा दो ना आप, एक वाल्मीकि ऐसे कर दो जो ऐसा एक आपका ग्रंथ लिख दें, एक ग्रंथ लिखवा लो आप। सभी तो इस समय बहुत हम उच्च तकनीक से बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। अगर ये चाहते हैं तो आज भी उस समय का जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका सुई के नोक के बराबर भी आज हमारे पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। तमाम ऐसे उपनिषद है, एक उपनिषद मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें उस व्यक्ति की जिह्वा काट ली जाती है, सारी नहीं, ओठ, उसके ओठ पर बाण लगता है, उसका ओठ कट जाता है। इसके बाद की जितनी स्तुतियां लिखी गई हैं उसके द्वारा, वह सारे जिह्वा से ही उच्चारण, एक में भी ओष्ठ वाले शब्द ही नहीं आए। आप एक सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, वहां पूरा उपनिषद लिख दिया जा रहा है। आज भी रिसर्च चल रही है हमारे वेदों, हमारे ग्रंथों पर पढ़ो तो एक ऐसा कोई और आ जाए, क्यों न कुरान लिख दे। बहुत बड़े विद्वान सभी लोग आज हो गए हैं। ऐसे लोगों को ही इसीलिए ईश्वर की या खुदा की उपाधि दी गई। तो जब ये आए, इन्होंने हमारे ग्रंथों को पढ़ा, तब अचानक आ गया ब्रह्मस्फुट संहिता, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक जो 683 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उन्होंने ये लिखा, द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक। आर्यभट्ट ने इसकी पुष्टि की, उधर पाई का मान दिया, और अचानक जो है कापरनिकस ने अपनी थियरी दे दी। तो हमारा जो ज्ञान था उस समय वो पांडुलिपियों में था, ठीक है। और वह जो ज्ञान था वह क्या किए, उसको पूरा पब्लिश कर दिए। जैसे आप अपनी पीएचडी करते हैं, थेसिस लिखते हैं, तो थेसिस में अपना जो लिख रहे हैं वो तो बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन कंटेंट्स कहाँ से लिया वो बड़े छोटे में लिख देते हैं, है ना। तो हुआ पीएचडी किसने किया, तो फला डॉक्टर साहब ने किया है। किसकी किसकी चुराई, कहाँ कहाँ से निकाला, ये लोग बहुत हिडन हो गए। वही हालत वहाँ हुई। वहाँ हिडन क्या हुआ, जो भारत में लिखा कहाँ, आर्यभट्टिका, आर्यभट्ट से, ठीक है। इतने छोटे में लिखे गए कि कोई देखे नहीं। आर्यभट्टिका जान रहे हैं कि यूरोप में मिलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वहाँ डायरेक्ट छाप दिए। ये अब हमें ज्ञान हो गया अचानक, पृथ्वी ध्यान रखो घूमती है, सूर्य स्थिर है। उस समय यह पता था आपको। अगर कैलेंडर, थोड़ा सा हमारा लेक्चर आप देख लीजिएगा, कैलेंडर में हमने आपको पढ़ाया क्या, वहाँ था कि रोम के 13वें पोप सर जॉन ग्रेगरी ने बताया क्या, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जो लीप ईयर की परिकल्पना आपने सुना होगा ना, लीप ईयर की परिकल्पना किसने दी? अरे यार, आप लोगों ने जूलियस सीजर ड्रामा पढ़ा? जूलियस सीजर जो था, कहाँ का राजा था? रोम का। उसने जो आपने दिया, सबसे पहले उसने कहा कि जब सन, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 से 1/4 में दिन में करती है, तो यह 1/4 दिन 4 वर्षों में बढ़कर क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। और यह 1 दिन हुआ तो 4 वर्षों में एक ऐसा दिन ऐड होना चाहिए। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही गेव द हाइपोथेसिस ऑफ लीप ईयर। बट व्हेन यूरोपियन came to India, they studied Indian Vedas and Grunts with the help of that the famous book of Brahmagupta, Brahmsput Samhita,
They knew that Earth completes one rotation around the sun in 365 days, 5 hours, 48 minutes, 47 and half second. तब उन्हें पता लगा कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में पूरी करती है। अब समस्या उत्पन्न हो गई, क्यों? वहां एक अमेंडमेंट आया 365.2422 दिन, जब 0.2422 डेज का जो डिफरेंस हुआ उसे 4 से गुणा किया गया तो लगभग 1 आया। लेकिन वहां जब एरर कंप्लीट की गई, एरर की कैलकुलेशन हुआ तो हुआ कि अरे 400 वर्षों में ये तो 3 दिन का डिफरेंस होने लग गया। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए एक बार फिर से संशोधन हुआ और हुआ कि ऑल दो सेंचुरीज व्हिच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 400 विल बी सेंचुरी लीप ईयर। वे शताब्दियां जो 400 से पूर्णतया विभक्त होंगी, केवल उन्हीं को शताब्दी लीप वर्ष कहा जाएगा। समझ गए? अब तक 5 शताब्दियां ही शताब्दी लीप वर्ष रह चुकी हैं, 400, 800, 1200, 1600 और 2000। अन्य लीप ईयर नहीं थी। लेकिन इस अमेंडमेंट को किसने स्वीकार नहीं किया? यूएसएसआर ने। तत्कालीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस ने इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया। दिस इज द रीजन दैट देयर आर 15 डेज डिफरेंस बिटवीन द कैलेंडर ऑफ इंडिया एंड रसिया। समझ गए? हमारे यहाँ 20 शताब्दियां, इसमें से आप 400 की 5 हुई, 5 घटा दीजिए, 15 दिन का अंतर आया कि नहीं आया? लेकिन जो यूरोपियन कैलेंडर था उसमें यह दूर करने के लिए आ चुका था 1752 तक का हिस्सा, और अक्टूबर 1582 में हमने यह कैलेंडर ब्रिटेन ने स्वीकार किया था। ठीक है? 15 तक देखिए 3 ईयर ऐसे थे जो केवल लीप ईयर थे, बाकी हम लेकिन 15 को मना चुके थे लीप ईयर। 15 में से 3 घटाइए, 12 दिन का क्या आ चुका था? अंतर। इस अंतर का प्रभाव यह हुआ कि सितंबर 1752 में ये जो 30 दिन का था इसमें 11 दिन स्किप कर दिए गए और 2 तारीख को लोग सोए और सीधे उठे। कितने तारीख को? 14 तारीख को 11 डेज स्किप कर दिए गए। पढ़िएगा, गूगल बाबा आपको मिलेंगे, उस पर आप केवल बोलिएगा सितंबर 1752, कैलेंडर बन के आएगा, सब रेड से कटा हुआ। 2 तारीख के बाद सीधे कौन सी तारीख मानी गई? 14, 11 दिन वहां स्किप कर दिए गए। अंडरस्टूड? अगर ज्ञान लेना हो कभी तो एक बार आप इधर बोलिए तो फिर लेक्चर आपको सुनाएं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन कल्चर एंड इंडियन कल्चर। ठीक है? और ज्ञान का कितना बड़ा स्रोत भारत रहा है, संपदा का कितना बड़ा स्रोत भारत रहा है। इसलिए कहा गया कि भारत सोने की चिड़िया थी। सोना वह संपदा नहीं था, सोना बौद्धिक संपदा थी। आज हम लोग अपने ही उन्हीं वेदों और ग्रंथों से दूर होना चाहते हैं, उनको पढ़ना नहीं चाहते हैं। अरे कितने तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देखे नहीं होंगे। आपको ज्ञान लेना हो एक दिन पढ़ करके आप देखिए, आपको पता लगेगा कि हमारे वेदों ग्रंथों में क्या क्या चीजें लिखी गई। लेकिन चूंकि आपको संस्कृत का भी ज्ञान नहीं, हिंदी का भी ज्ञान पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, क्लिष्ट हिंदी बोल दें तो वहां भी दिक्कत है। किसी एक विषय में आप अच्छे से अध्ययन तो करिए। कितने लोगों ने रिसर्च कर डाली हमारी वेदों पर, लेकिन आज भी वो वहीं के वहीं पड़े हुए। तो भारत वह बौद्धिक संपदा रही है, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कही जाती थी। और आपके यहाँ सिक्के, आप घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो वो लोग चांदी के सिक्के देखते थे और रखते थे, है ना? हमें नहीं पता, जब हम खुद बताएं कि हमारी शादी में वो है ना गोद भराई वगैरह होती है, तो उसके एक दिन पहले जब जाने लगे तो दादी जो है हमारी वो निकाली सिक्के। तो हम देखें, हम कहें ये कौन सिक्के? कहें ये विक्टोरिया के सिक्के। हम कहें फिर ये क्यों निकाल नहीं है, ये सब पुराना उराना? कहें इसी से बहू की गोद भराई करेंगे। सोचिए जरा, हम कई इतने सिक्के मांगे मांगे इसको मत देना। हम लोग कहेंगे तो आगे चल करके हमारे पास चांदी के सिक्के हैं विक्टोरिया के, आप उठा के दे रही हो ऐसे, अभी पता नहीं सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। पता लगा गए वो भी। हम कह भर रहे हो तो आज वाले सिक्के से भरो। ठीक है? ये हमारी बौद्धिक संपदा और हमारी ये संपदाएं थी जो चोरी हुई। देखो, धन चला जाए कुछ नहीं है। जापान डिस्ट्रॉयड हो गया जब, आप जानते हैं न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट के बाद, तो जब मीटिंग हुई लर्नड पर्सन की तो पूछा गया ये बताओ हम तो बर्बाद हो चुके हैं, अब क्या हो? एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा, कहा ये बताओ अध्यापक जिंदा हैं? उसने कहा हाँ, अध्यापक नहीं मरे हैं। कहा फिर क्या दिक्कत है?
तो हमारा कुछ नष्ट कहाँ हुआ है? तो जिस देश में बौद्धिक संपदा जीवित रह जाए ना, उस देश का कभी क्षरण नहीं हो सकता है, उस परिवार का क्षरण नहीं हो सकता है। इसलिए लर्नर बनिए, पढ़िए, जितना पढ़ना उतना पढ़िए, उतना ज्ञान आएगा। अगर आपके चेहरे पर निखार आने लग जाए कल से, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन हो रहा है। पढ़ाई का ये अर्थ एकदम नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए, आप आईएएस बन जाएं। आप आईएएस को पढ़ा सकते हैं, आप आईएएस बना सकते हैं, आप किंग मेकर हो सकते हैं। हो सकता है आपकी आंख हाथ की लकीरें किंग मेकर की हों, आप 10 आईएएस बना सकते हैं। और ऐसे बनेंगे तो अकेले तो बनेंगे। इस समय ऑल यूपी में हमारे लगभग 82 सब इंस्पेक्टर हैं, 8 सीओ हैं, 2 एसडीएम भी है और 1 आईएएस भी है, और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, और पूछिए मत इनकम टैक्स में कितने हैं, और सिपाहियों और टीचर्स की गिनती मत करिए। तो मुझे मेरे लकीरों में था कि तुम्हें किंग मेकर बनना है, तुम खुद किंग नहीं बन सकते हो सकता है आप में ऐसा कोई हो जाए जो कल इसी मंच से संभाषण शुरू कर दे और हमसे अच्छा पढ़ा सके। ठीक है, इसलिए कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म खूब मन से करिए, कभी जिंदगी में ये ना सोचना पड़े कि शायद मैं इतना मेहनत किया होता तो मैं ये बन जाता। ये सोचने के दिन ना है। मेहनत करिए, नियति अपने आप आपको जहां खड़ी करनी होगी वहां करेगी। आप केवल ये सोच सकते हैं कि आज मैं फला होटल में जाऊंगा और वहां खाना खाऊंगा। ठीक है, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आज की नियत ऐसी हो कि आपको भोजन ही ना मिले। हमने प्लान बनाया था, लेकिन पता लगा कि हमें तो आज शाम को ऐसा हो गया कि हमारे किसी मित्र के तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, उसे हमें लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। रात भर खाना ही नहीं मिला, हमें उसकी जान प्यारी नजर आई। आपकी नियत तो वो थी। हम बनाए, अपने प्लान बना सकते हैं। हम एक बड़े अच्छा मकान बनाएंगे, ये आपका प्लान हो सकता है आप बनवा भी दें, लेकिन नियत ही है कि आप उसमें रह सकें या ना रह सकें। बोलिए, कोरोना जैसा आया, कितने लोगों ने अपने लिए महल बनाए, सब बनाए, छोड़ के चले गए। तो ये नियत ही है। इसलिए पूरी मेहनत करिए, खूब लग जाइए, नियत होगी और आपकी अच्छी मेहनत होगी तो डेस्टिनेशन अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस बेटा ऑफलाइन आ जाएं, खूब पूछो।